आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऊप कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आता है ऊप का फुल फॉर्म क्या होता है। सो ऊप इज स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अब हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो किस टाइप की प्रोग्रामिंग है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या है? तो सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। कुछ भी हो सकती है, जैसे आपकी कार हो गई, मेरा लैपटॉप हो गया, ओके, एक्सेट्रा, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे आसपास सभी चीज़ें हैं वो सभी ऐसा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ओरिएंटेड मीन्स बेस्ड ऑन। अब आपके पास में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ किसी ना किसी पे बेस्ड है। फैन हवा के लिए यूज़ होता है। क्लियर? बोर्ड लिखने के लिए यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ किसी ना किसी पे बेस्ड है। दैट्स व्हाई वी कॉल एज अ ओरिएंटेड मीन्स बेस्ड ऑन। क्लियर हुआ? प्रोग्रामिंग क्या होती है? सो प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, not a programming, just a language. So programming is a set of instruction. Okay? इन लैंग्वेज का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना करने के बाद में अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, इस टाइप की प्रोग्रामिंग का रोल क्या है, कैसे काम करती है दिस टाइप ऑफ, जिसके बारे में अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दूँ तो लाइक आपका मोबाइल का चार्जर, सपोज मोबाइल का चार्जर मैंने बोल दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। मोबाइल चार्जर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो जो चीज़ें ऑब्जेक्ट होती हैं ना, उनके पास में उनका नाम होता है, उनके पास में उनका कलर होगा, उनके पास में उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। हम अदर वर्ड्स में इतनी सारी चीज़ें ना लिख के हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होती है ना, उनके पास में होती है उनकी प्रॉपर्टीज़। और जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है हमारी दो टाइप की। एक होता है हमारा स्टेट और एक होता है हमारा बिहेवियर। स्टेट्स जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे चार्जर का नेम फिक्स्ड है, चार्जर का कलर फिक्स्ड है, फिक्स्ड टाइप ऑफ टास्क। बिहेवियर, चार्जिंग, बिहेवियर क्या है आपकी? चार्जिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो चार्जिंग देगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो चार्जिंग नहीं देगा। देन वी कैन कॉल एज अ बिहेवियर। रन टाइम प्रोसेस पे बेस्ड होना। क्लियर हुआ? आप कभी किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करने जाते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको आज की डेट में 100 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब 100 प्रोडक्ट्स तो दिख रहे हैं, ये तो आज एड है। कल अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि 90 हो जाएं और हो सकता है कि ये इंक्रीज भी हो जाए। रन टाइम प्रोसेस। पर इसमें प्रोडक्ट की जो नेम है वो क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड। यदि प्रोडक्ट होगा तो नाम तो वही रहेगा ना। क्लियर हुआ? देन ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? स्टेट। और ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? बिहेवियर। रन टाइम प्रोसेस। आज ज़्यादा है, कल कम भी हो सकता है। जैसे एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट आता है, आज फर्स्ट है, हो सकता है कल भी फर्स्ट हो और हो सकता है फर्स्ट ना भी हो। रन टाइम प्रोसेस। बट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब्जेक्ट्स तो आपके फिक्स्ड हो गए ना। क्लियर हुआ सभी को? तो ये कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ रहे हैं? ऊप में। इसके आगे
अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऊप कॉन्सेप्ट, जब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली तो ऑब्वियस ही बात है कि ऊप कॉन्सेप्ट हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करेगा. ऊप कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग की कॉन्सेप्ट्स. ऊप कॉन्सेप्ट जो होता है उसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका क्लास. आपकी जो पढ़ रहे हैं वो वाली क्लास नहीं, ये इसकी खुद की क्लास. ओके, नेक्स्ट आता है अपना ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था. नेक्स्ट इसी में आ जाता है आपका इनकैप्सुलेशन. नेक्स्ट आता है इसमें आपका इनहेरिटेंस. देन आ जाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म एंड नेक्स्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन. क्लियर? ये की कॉन्सेप्ट्स हैं, जबकि ऊप कॉन्सेप्ट हमें दो और कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है. सो टू और मोर या टू concepts are two important concepts are modularity and reusability. दो मेन कॉन्सेप्ट्स और हमें देता है, जिसमें इसका नेम है मॉड्यूलरिटी एंड रियूजेबिलिटी. मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिवाइड करना. स्कूल्स में हम जब जाते थे ना, तो स्कूल्स में हमारी हर सब्जेक्ट की कॉपीज क्यों अलग की जाती है? क्योंकि सपोज डैट के सेम टाइम पे चार फैकल्टीज को चारों सब्जेक्ट्स की कॉपी चेक करनी है, और आपने एक ही कॉपी में चारों चीजें लिखी है, तो क्या चारों सेम टाइम पे चेक कर पाएंगे? ऐसा होता है ना, रफ कॉपी में आप सब कुछ लिखते जाते हो, चार कोर्स से चारों चीजें लिख ली आपने. अब उसी सेम टाइम पे चार फैकल्टीज अपने चारों कोर्स को चेक करना चाहती है, तो क्या कर पाएगी? नहीं. तो हमने चारों कोर्स को अलग अलग कॉपीज में डिवाइड कर दिया, देन वी कैन कॉल एज अ मॉड्यूलरिटी. चार चीजें अलग अलग हो गई. इससे क्या होगा कि उसको आप रीयूज कर सकते हो. उस प्रोसेस को जब आप मॉड्यूलरिटी अप्लाई करोगे ना, देन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन रीयूजेबिलिटी. क्लियर? विकेट हेडिंग डाल के मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी मीन्स डिवाइड टास्क. मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या हो गया? टास्क को डिवाइड कर देना. अब मॉड्यूलरिटी आपने परफॉर्म की है, तो इसका एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं. यहाँ पे एग्जांपल, जूम पे चैट सभी लोग करते हैं, जूम चैट पे मीटिंग्स लेते रहते हैं हम. जूम चैट पे अगर आप जूम पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑडियो अलग है, वीडियो अलग है, चैट अलग है. जबकि सभी चीज़ें किसके अंदर है? जूम के अंदर. तो यहाँ पे इन सभी को क्या किया गया? मॉड्यूलरिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया गया. क्लियर हुआ? तो लिख सकते हो एग्जाम्पल में, जूम इज अ एप्लीकेशन, इट्स डिवाइड टास्क इनटू फॉलोइंग पार्ट्स. ऑडियो अलग कर दिया, वीडियो अलग कर दिया, चैट अलग. एक सेक्टर जितने भी सर्विसेज है सभी अलग. ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी पे डिपेंड हो या ऑटोमेटिकली चल जाए. आपसे पूछती है, अगर आप उसे कॉल करेंगे तो काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी. क्लियर हुआ? दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मॉड्यूलरिटी. जब मॉड्यूलरिटी है तो रियूजेबिलिटी भी कर सकते हैं. तो हमने यहाँ लिखा रियूजेबिलिटी मीन्स कोड रीयूज. आपने जो कोडिंग की है उसको रीयूज करना. क्लियर? रीयूज का एग्जाम्पल, एक मुझे मैसेज आया, बहुत अच्छा मैसेज है, और मुझे क्या करना है? 4 लोगों को और देना है. तो मैं उसी कोड को रीयूज कर लूँगी, फॉरवर्ड कर दूँगी या कॉपी कर लूँगी, मुझे लिखना ही नहीं पड़ेगा. क्लियर?
कोड को रीयूज करना। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट भी हमें किसके थ्रू मिलते हैं? ऊप कॉन्सेप्ट के थ्रू। क्लियर? अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऊप कॉन्सेप्ट में यदि काम करना है तो सबसे पहले आपको आना चाहिए वहाँ पे क्लास। सो नो कि क्लास इज अ कीवर्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्लास क्या होता है? हमारा कीवर्ड। कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, is used for perform tasks based on object oriented programming. Clear? Class is used for create blueprint based on real world entity. एग्जाम्पल कि लाइक मुझे एक रोबो बनाना है। तो रोबोट के लिए क्या करोगे? पहले उसके डिज़ाइन को क्रिएट करोगे। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी है तो वहाँ पे क्या हुआ? पहले डिज़ाइन क्रिएट की गई, फिर उसके बाद में उसको प्रोग्रामिंग दी गई। तो पहले क्या हुआ? डिज़ाइन। तो जो डिज़ाइन वाला काम किया जाएगा वो यहाँ पे किसके थ्रू होगा? क्लास के थ्रू। क्लियर? जैसे दूसरे एग्जाम्पल टार्जन मूवी का। टार्जन मूवी में जो कार क्रिएट की गई उससे पहले क्या किया कि उसका कार डिज़ाइन कर लिया। क्लियर? रियल वर्ल्ड में तो वो तब आएगी ना जब डिज़ाइन बन जाएगी, जब आप उसको देख के रियल वर्ल्ड में उसको डेवलप करेंगे। वैसे ही क्लास का भी यूज़ होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी बेस्ड ब्लूप्रिंट को क्रिएट करना। क्लियर? हमारी जो भी नीड्स हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिख देंगे। जो भी इसकी मेमोरी एलोकेट करेगा वो उसको यूज़ कर पाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे कि आज मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ। वीडियोस बना के मैं क्या कर रही हूँ कि लोगों को बोल रही हूँ कि आप देख सकते हैं, आप सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वो जस्ट एक ब्लूप्रिंट टाइप ऑफ टास्क हो गया ना। मैंने तो वहाँ पे डाल दी, बट वो यूज़ में कब आएगी? जब आप उसे यूज़ करेंगे, जब आप मेरे चैनल की मेमोरी को अलोकेट करेंगे। क्लियर हुआ? आप मेमोरी अलोकेट किसकी करेंगे? मेरे चैनल की। तो मेरा चैनल क्या है? जस्ट एक ब्लूप्रिंट। उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ तो मैंने डाल दी, ये वाले कोर्स की वीडियो, वो वाले कोर्स की वीडियो, पर यूज़ किसके थ्रू होंगी? आपके। क्लियर? जैसे अभी मैं जो एग्जांपल बता रही हूँ यूट्यूब वाले ही बता रही हूँ कि जैसे मैंने सिंटैक्स लिया। सिंटैक्स क्या होता है? इसका क्लास, और यहाँ आ गया आपका क्लास का नेम, और यहाँ आ जाएंगे आपकी प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल लिया तो एग्जाम्पल में मैंने डाल दिया यहाँ पे क्लास। क्लास का नेम क्या दे दिया मैंने? यूट्यूब। ओके। प्रतिभा राजावत। अब आप जानते हैं वेरिएबल में स्पेस नहीं होता है तो हम मंगाएंगे यहाँ पे अंडरस्कोर। यहाँ पे मैंने दे दिया कोर्स वीडियोस। ठीक है? और यूज़र्स के हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल दिया लाइक म्यूज़िक। तो म्यूज़िक नाम का भी एक प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की वीडियोस हैं। ऑल न्यू सॉन्ग्स। अब YouTube क्या बन चुका है? आपका एक ब्लूप्रिंट। मेरा चैनल और लोगों का चैनल ये क्या बन चुका है? उसकी प्रॉपर्टी। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्लास कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? इसको अप्लाई कर रहे हैं हमारी कोडिंग में। तो मैंने क्या किया? IDLE को ओपन किया, फाइल पे गए, न्यू फाइल, अप्लाई किया मैंने यहाँ पे कोड को। तो सबसे पहले लिखा मैंने क्लास। क्लास का नेम दे दिया मैंने यूट्यूब। प्रतिभा इक्वल्स टू
टेक्निकल क्लासेस, म्यूजिक इक्वल्स टू ऑल सॉन्ग्स। तो ये प्रॉपर्टी हमारी किसके अंदर है? सारी यूट्यूब के। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको मेमोरी किसकी लेनी पड़ेगी? यूट्यूब की। तो ये बन गया आपका ब्लूप्रिंट। ओके, क्लियर? अब बात आती है कि हमने ऑब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें तो देख ली। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये है हमारे वेरिएबल, बिकॉज प्रॉपर्टी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका बिहेवियर, एक होती है आपकी स्टेट। स्टेट जस्ट वी कैन कॉल एज अ वेरिएबल एंड बिहेवियर जस्ट वी कैन कॉल एज अ मेथड्स। क्लियर? जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग लिख सकते हैं कि इन Python programming, when we work on class concept, then functions create with one variable, at least create at least one variable, because it's used for allocate memory। कहने का मतलब क्या है कि जब हम बिना उप कॉन्सेप्ट के काम करते थे तो डेफ कीवर्ड का यूज़ करके हम डायरेक्टली क्रिएट करते थे। यदि एक पैरामीटर दिया तो आप एक वैल्यू पास करते थे, एक भी पैरामीटर नहीं दिया तो आपको एक भी वैल्यू पास नहीं करनी होती थी। और उप कॉन्सेप्ट के अंदर कम से कम आपको एक वेरिएबल तो पास करना ही पड़ता है। किसके लिए? मेमोरी के लिए। क्लियर हुआ? कैसे? जिसको हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे मैंने दे दिया डेफ वीडियो इन्फो। मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट की वीडियो इन्फो की। अब ये हम जब कॉल करेंगे आउटसाइड से तो इसके पास में एक रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए। वो किसके लिए होना चाहिए? इस क्लास प्रॉपर्टी को इनसाइड कॉल करने के लिए। अगेन हम रिपीट, इसके अंदर हमने जो एस डाला है ना, ये वेरिएबल क्यों यूज हो रहा है? इन प्रॉपर्टीज को इनसाइड कॉल करने के लिए। यदि ये वेरिएबल नहीं होता तो आप आउटसाइड के वेरिएबल को इनसाइड कॉल नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? तो मैंने वीडियो इन्फो किया और प्रिंट किया तो जस्ट मैसेज दे रहे हैं, सो ऑल वीडियोज आर अवेलेबल इन यूट्यूब। क्लियर? तो ऊपर जो लिखे थे वो थे आपके वेरिएबल और नीचे जो लिखा है वो आपका हो गया, क्या हो गया? वो फंक्शन। क्लियर? ये बन गया आपका क्लास का ब्लूप्रिंट। आपने क्या किया? इस फाइल को सेव कर लिया। फाइल नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया ts1.py। अब ब्लूप्रिंट आपने बनाया है, मेमोरी एलोकेट नहीं है तो ये तो चलेगा ही नहीं। कुछ एग्जीक्यूशन हुआ, कब चलेगा? जब आप यूट्यूब की मेमोरी को अलोकेट करोगे। जस्ट इट्स कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट। क्लियर हुआ? पर ब्लूप्रिंट कैसा है? रियल वर्ल्ड एंटिटी पे बेस्ड, कि मतलब रियल वर्ल्ड में ये यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी हमने जो ब्लूप्रिंट बनाया है ना, उसको यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। सो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? रियल वर्ल्ड एंटिटी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। क्लियर? using class name we can create object। यूज करके क्लास नेम का आप क्या कर सकते हैं? अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट। सिंटैक्स क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू
क्लास नेम एंड देन, तो जिस क्लास का आप नेम लिखेंगे ना, आपका ऑब्जेक्ट उसी क्लास की मेमोरी को अलोकेट कर लेगा। क्लियर हुआ? अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी दे दिया। मैंने यहाँ पे दिया user1। user1 नाम का एक यूज़र आया जिसने मेमोरी एलोकेट किसकी की हुई है, यूट्यूब की। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है? सो यूजिंग ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल क्लास प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन क्लास नेम। आपने जिस क्लास की प्रॉपर्टी, यानी जिस क्लास की मेमोरी एलोकेट करेंगे ना ऑब्जेक्ट को, उस क्लास की प्रॉपर्टी को आप कॉल कर सकते हैं किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर? ऑब्जेक्ट का नेम क्या दिया है हमने यहाँ पे, user1, जिसने मेमोरी एलोकेट किसकी की हुई है, यूट्यूब की। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, user1 के थ्रू डॉट लगा के इस क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले प्रतिभा, सबसे पहले लिखा मैंने प्रतिभा। सेकंड user1 डॉट मैंने क्या लिख दिया, म्यूजिक। दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों को प्रिंट में क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि अगर प्रिंट में नहीं लिखते तो ये डिस्प्ले कैसे होता। पर जब मैं वीडियो इन्फो को कॉल करूँगी तो इसके अंदर तो ऑलरेडी प्रिंट लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसके बाद में user1 के थ्रू हमने वीडियो इन्फो को भी कॉल कर दिया। और यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये जस्ट यूज किसके लिए हो रहा है, मेमोरी के लिए लिखा है। दिस फंक्शन क्रिएट एट लीस्ट वन वेरिएबल बिकॉज इट्स यूज फॉर अलोकेट मेमोरी। अब हम इसको रन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गई आपकी क्लास। और जब ऑब्जेक्ट बना तभी क्लास की प्रॉपर्टीज को आपने कॉल कर पाया। क्लियर? दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड टाइप ऑफ टास्क। ओके, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जैसे हमने क्लास ले लिया, ये वेरिएबल ले लिए, ये प्रॉपर्टीज ले ली, पर अब इनको और हमें समझना है। जैसे मैंने बोल दिया ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का काम क्या था, क्लास की प्रॉपर्टीज को इनसाइड कॉल करना। अगर हम इस वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे ना, तो हम आउटसाइड की प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर पाएंगे। हमने क्या किया, ट्राई करके देखा। तो यहाँ से यूट्यूब, ये वेरिएबल को हमने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से वीडियो इन्फो को कॉल, यहाँ कॉमा लगा के लिख दिया मैंने प्रतिभा, दूसरा कॉमा लगा के लिख दिया मैंने म्यूजिक। हमने क्या किया, इसको रन किया, बट ये एरर दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि आपने रेफरेंस वेरिएबल तो यूज ही नहीं किया, और रेफरेंस वेरिएबल का ही काम है क्लास की प्रॉपर्टीज को पॉइंट करना। रेफरेंस वेरिएबल क्या है आपका, एस। तो यहाँ लिखेंगे आप एस डॉट प्रतिभा, और यहाँ लिखेंगे आप एस डॉट म्यूजिक। क्लियर? तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो चल जाएगा, चल गया। ये प्रेजेंट किया जा रहा है टेक्निकल क्लासेस में, ऑल सॉन्ग सुनाए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए इसको क्लिक कर लीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ ली कि हमारा ये वेरिएबल इनसाइड कॉल किसके थ्रू हो रहा है, रेफरेंस के थ्रू। तो आज हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं कि हम जब ऊ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं या पाइथन में काम कर रहे हैं तो हमारे वेरिएबल कितने टाइप के यूज़ होते हैं। तो हेडिंग डाल के लिखिए वेरिएबल। सबसे पहले आता है कि वेरिएबल होता क्या है। सो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ रिजर्व एरिया ऑफ मेमोरी
दैट इज यूज फॉर होल्ड वैल्यू। वेरिएबल एक नेम है जो मेमोरी का एरिया रिजर्व करता है और उसका काम क्या है, वैल्यू को होल्ड करना। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि वेरिएबल होना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई कंटेंट दे रहे हो ना तो वो कंटेंट क्या हो गया आपका, फिक्स्ड हो गया। कौन जाओ आ जाइए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि यदि हम बात करें वेरिएबल की तो उस वेरिएबल के अंदर आपने जो वैल्यू दी हुई है उसको आप रीयूज कर सकते हो। कोड रीयूजेबिलिटी टाइप ऑफ टास्क वी कैन परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ होल्डिंग डेटा। मैंने आपको आज बोल दिया कि आपको ये काम करना है और मैंने आपका डेटा होल्ड नहीं किया, मैंने मेरी साइड सेव नहीं किया, आपने अपनी साइड नहीं लिखा, तो क्या होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। और अगर हम ये चाहते हैं डेटा को रीयूज करना तो ऑब्वियसली उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाके सेव कर देंगे, डेटा को स्टोर कर लेंगे। क्लियर? तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा वेरिएबल। इन पाइथन प्रोग्रामिंग एक तो हम क्रिएट करते हैं हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल मतलब जिसका स्कोप रिजर्व्ड है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे जस्ट क्लास वेरिएबल जो क्लास के अंदर है बट पर्टिकुलर स्कोप से बाहर है। और नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वेरिएबल जो आउटसाइड कहीं भी हो, हर जगह काम करेगा। क्लियर? तो इस टाइप के टास्क को कहा जाता है हमारे वेरिएबल्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे और वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ 3 टाइप्स ऑफ। क्लियर? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोकल के बारे में। लोकल तो डेफिनेशन में हमने लोकल भी पढ़ लिया। लोकल वेरिएबल इज इनसाइड बट आउटसाइड अगर यहाँ पे बात करते हैं तो लोकल वेरिएबल किसके अंदर होता है, प्रॉपर्टी के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लास के अंदर ही होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो लिखिए एग्जाम्पल में कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर लाइक एंड डिसलाइक। यूट्यूब पे आप जाके देखते हैं तो लाइक वाला जो काउंटर होता है वो अलग चलता है और डिसलाइक वाला काउंटर अलग चलता है या नहीं? ओके, तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है। दोनों के वेरिएबल कैसे होंगे, लोकल। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो हम देखने वाले। तो ये तो लिख कर ही लिया था। एग्जाम्पल 1 लोकल ले रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डेफ लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने लाइक। रेफरेंस वेरिएबल तो हमें लेना ही है। काउंटर की वैल्यू कितनी की हुई है, 1। अब हम इसको प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट कितने का करेंगे, 1 का। डेफ डिसलाइक। अभी समझिएगा कि यहाँ पे प्रोसेस कैसे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 1 किया और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, प्रिंट सी, और सी इक्वल्स टू सी माइनस 1। क्लियर? और मैंने यहाँ पे ई इक्वल्स टू एग्जाम्पल 1 और ई को कॉल किया एज अ लाइक। एक बार ई डॉट लाइक, 2 बार ई डॉट लाइक, 3 बार। एंड ई के थ्रू ही मैंने किसको कॉल कर दिया, डिसलाइक को। तो बताइए कि इस प्लेस पे आंसर क्या आएगा, एरर आएगा या आंसर आएगा? और आंसर आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऑब्वियस 1 आएगा ना। जब आप यहाँ से किसको कॉल कर रहे हो, लाइक को। लाइक गया यहाँ पे, सी के पास उसको कितना मिला, 1, और यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट 1, और 1 के बाद कितना हो गया, 2। फिर जब मैंने ई डॉट
अगेन ई डॉट लाइक किया तो अब क्या मिलेगा इसको, क्यों 1 मिल रहे हैं, 2 तो हो गया था, अरे हम तो लाइक कर रहे हैं ना, हमने फिर से लाइक को कॉल किया और फिर से लाइक कॉल हुआ तो सी के पास फिर वैल्यू क्या साइन होगी, तो क्या ये लाइफ में कभी बढ़ेगा, तो ऑब्वियस के थर्ड वाले के पास भी कितना आएगा, और जब डिसलाइक पे कॉल करोगे तो क्या आएगा, क्यों भाई बनी आएगा ना, रन किया, समझ में आया, क्योंकि वो क्या था आपका लोकल वेरिएबल, लोकल मतलब जितनी बार उसे स्कोप में आएगा उतनी बार उसको रीअसाइन हो गया, तो लाइफ में कभी चेंज होगा ही नहीं। क्लियर। अब हम बात करें क्लास वेरिएबल की। डन, समझ में आया या नहीं आया? ये लाइक है और लाइक के अंदर हमने c इक्वल्स टू 1 किया है, तो ये हो गया हमारा लोकल। हमने यहाँ से लाइक को कॉल किया, लाइक ने एग्जीक्यूट किया, यहाँ से c को कितना मिला 1, और इसने 1 को प्रिंट कर दिया, पर प्रिंट होने के बाद भी कितना हो गया 2। फिर हमने लाइक को कॉल किया, मतलब ये फिर से टॉप से कॉल हुआ, और फिर इसके बाद फिर कितना आ गया, तो 2 को तो इग्नोर ही कर चुका ना, क्योंकि वो जैसे ही सेकेंड स्टेप में आया तो वो फिर से री एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर। ये डिसएडवांटेज था, तो हम क्या कर रहे हैं, इस सी को उठा के रख रहे हैं बाहर, और डिसलाइक के लिए डी को भी रखते हैं बाहर। ठीक है, यहाँ पे हम कॉल किसको करेंगे, डी को फॉर डिसलाइक, और यहाँ पे डी इक्वल्स टू डी माइनस। अब बताइए अब आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट क्या आएगा बाकी 2 ही आएगा, शायद वाला वर्ड आ गया ना इधर। अरे भाई देखो, लाइक को कॉल किया, लाइक पे पहले कितना था 1, तो कितना प्रिंट किया इसने 1, और यहाँ से इसको कितना मिल गया 2, और जब इसको 2 मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 में क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल है, आई मीन से क्लास वेरिएबल है, नॉट अ ग्लोबल है, जस्ट अ क्लास, तो इसके पास में होल्ड कितना हो गया सेकेंड टाइम पे 2। क्लियर। फिर जब सेकेंड टाइम पे यूजर ने कॉल किया तो कहीं पे आपको री असाइन वैल्यू दिख रही है, तो कितनी वैल्यू थी इसके पास में 2, डेट्स पे कि यहाँ कितना आएगा 2, फिर 2 के बाद में इसको कितना मिल गया 3, क्यों, क्योंकि +1 किया है, तो जब तीसरी बार कॉल करोगे तो कितना आएगा शायद 3, है ना 3 ही आएगा, क्योंकि रीअसाइन का नहीं, अभी नहीं बोला ना, पर हो सकता था ना ऐसा, बोलते उससे पहले मैंने ही बोल दिया। तो मतलब क्या है कि ये 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लास वेरिएबल है और उसको 1 वैल्यू रीअसाइन हो ही नहीं रही है। सेम एज जब डिसलाइक करोगे तो डिसलाइक पे इसको कितना मिलेगा 1, और अगर एक और बार डिसलाइक किया होता तो 0। गुड। सो रन किया हमने, वेट, प्रोसेस सही है। अब क्या आ गया अपना रेफरेंस वेरिएबल एस डॉट सी, अगेन एस डॉट सी। एस क्यों लिखा है, रेफरेंस वेरिएबल, और सी हमारा वेरिएबल जो है वो क्लास वेरिएबल है। यहाँ पे भी आएगा आपका एस डॉट सी एंड देन एस डॉट सी डी एस डॉट। तो ये रेफरेंस वेरिएबल था, इसलिए आपको इस टाइप से कन्फिग किया गया और ये आपका आउटपुट आ गया। क्लियर हुआ। इस जगह पे हमें यहाँ पे यूज़ करने के लिए एस क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये वेरिएबल आपके क्लास वेरिएबल है, ना कि आपके ग्लोबल वेरिएबल। यदि ये ग्लोबल होते तो आपको ये डॉट एस डॉट वाला कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती।
क्लियर।